Hey everyone, this is चांदनी दनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज के वीडियो के टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो ऑन अ ब्यूटिवेशनल नोट, जो है ब्यूटीफुल मोटिवेशनल नोट, और वो है हम होंगे कामयाब। तो हम जितने भी एजुकेटर्स हैं ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स, ओलंपियाड्स की बात करें स्पेसिफिकली या फिर किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, हर एक टीचर जो है मैग्नेट ब्रेन्स पे अपना बेस्ट दे रहा है ताकि आपको जो भी रिस्पेक्टिव टॉपिक्स हैं उस पर रिक्वायर्ड वीडियोस प्रोवाइड कर सके। साथ ही साथ मैं श्योर हूं कि आप भी अपना बेस्ट दे रहे हैं बाय वाचिंग ऑल द वीडियोस, ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो और बेस्ट मार्क्स स्कोर करो अपने एग्जाम्स में। सो इस तरीके से जब हम दोनों बेस्ट दे ही रहे हैं अपना, देन देयर इज नो वन हु कैन स्टॉप अस फ्रॉम अचीविंग द गोल, दैट इज योर बेस्ट मार्क्स। एंड दैट्स व्हाई ये लाइन बहुत वैलिड है, विच इज हम होंगे कामयाब। सो इस तरीके से हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बट या इसके पहले मैं आपको दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें बता देती हूँ। नंबर वन कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के वीडियो या कोई एक ही सब्जेक्ट या एक ही कोर्स के वीडियोस नहीं मिलते हैं, आपको मिल जाते हैं इंग्लिश मीडियम रिलेटेड किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस। साथ ही साथ अगर आप एनटीएससी की भी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मैग्नेट ब्रेन्स इज देयर फॉर यू, आपको एनटीएससी रिलेटेड भी सारे वीडियोस मिल जाते हैं। साथ ही साथ एक नया चैनल खुला है मैग्नेट ब्रेन्स का, जो है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। वहां जाके आप अगर किसी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट को जानते हैं या कोई स्टूडेंट है जिसे हिंदी मीडियम में पढ़ना है, देन डेफिनेटली आप उनसे शेयर कर सकते हैं अबाउट द चैनल, सो दैट वो इजीली कंफर्टेबल होकर हिंदी लैंग्वेज में अपने वीडियोस देख सके। साथ ही साथ ये सारे वीडियोस जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आफ्टर 2 to 3 वीडियोस यू विल हैव टू मेक अ पेमेंट या फिर आपको वीडियोस खरीदने पड़ेंगे, सॉर्ट ऑफ कोर्स परचेज करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ऑल्सो ऑफ टॉप नॉच क्वालिटी। सो इस तरीके से आपके पास एक बहुत प्यारा सा अपॉर्चुनिटी है कि आप सारे वीडियोस को देखें ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और बेस्ट मार्क्स स्कोर करो अपने एग्जाम्स में। सो आई होप इन सारे वीडियोस को आप चेक करेंगे जो भी आपके काम के होंगे। एंड द बेस्ट वे टू चेक आउट ऑल दीज वीडियोज इज बाय विजिटिंग द वेबसाइट ऑफ द चैनल। वेबसाइट कैसे विजिट करना है, कैसे वीडियोज को बहुत आसानी से एक्सेस करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगी इन डिटेल towards the end of the video. But right now it's time to begin the topic of today's session, जो होने वाला है phrasal verbs पे based multiple choice questions, और जो कि होंगे intermediate level के। Now these questions आर गोइंग टू बी थोड़े हाई लेवल के, ठीक है, बिकॉज हमने इंट्रोडक्शन पढ़कर पहली सीढ़ी और बिगनर लेवल को पढ़कर दूसरी सीढ़ी तक हम चढ़ चुके हैं। बट अब टाइम आ जाता है थर्ड फोर्थ फिफ्थ सीढ़ियों पे चढ़ने का। दैट इज इस टॉपिक को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्गली एक मजबूत टॉपिक बनाने का हमारे ओलंपियाड्स की प्रेपरेशन में। नाउ फ्रेजल वर्ब्स जो हैं कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत आसान होते हैं, क्योंकि आप जनरली इतनी बार उनको यूज कर चुके होते हो कि आपको पता भी नहीं होता, यू आर नॉट इवन कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि अच्छा ये फ्रेजल वर्ब है, हम तो इनको ऐसे नॉर्मली यूज करते थे। सो इस वजह से भी कई फ्रेजल वर्ब्स जो हैं आसान हो जाते हैं आपके लिए आइडेंटिफाई करना कि कौन सा एज अ आंसर होगा। बट साथ ही साथ इफ यू हैव टू मूव ऑन टू कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब्स जो कि एक ट्रैप का काम करते हैं, जाल का काम करते हैं, एंड आप फंस जाते हो बिकॉज यू फील कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही होता है, एंड शायद आप गलत आंसर टिक कर देते हैं। इट्स बिकॉज कई फ्रेजल वर्ब्स हैं जो बड़े अलग लगते हैं पढ़ने वक्त और उनका जो मीनिंग है वो एंटायरली डिफरेंट होता है। सो व्हाट दे लुक लाइक दे आर नॉट जनरली मीनिंग द सेम। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करना है और इसीलिए इंटरमीडिएट और अचीवर सेक्शन के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे ताकि आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से जो प्रेपरेशन है वो हो पाए। साथ ही साथ जो लेटेस्ट फॉर्मेट के हिसाब से क्वेश्चंस आ रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स पे, उन सब से रिलेटेड या एग्जैक्ट टाइप के क्वेश्चंस आपको अचीवर सेक्शन में मिल जाएंगे, क्योंकि तब तक आप बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे इस टॉपिक पे, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ फिर वो क्वेश्चंस जो है बड़े आसान लगेंगे। क्लियर? ऑलराइट, चलिए बट फिलहाल के लिए आज की वीडियो के लिए बिगिन करते हैं द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। बट बिफोर दैट लेट्स रीड द इंडिकेशन और डायरेक्शन जो आपको हर एक क्वेश्चन में फॉलो करना। सो डायरेक्शन सेज चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब टू फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स। समझ आ रहा है आपको क्या लिखा है? मोस्ट अप्रोप्रिएट, यानी कि ऐसा हो सकता है कि 3 से 4 फ्रेजल वर्ब्स, 4 फ्रेजल वर्ब्स हैं, तो उनमें से एक कोई ऐसा हो जो आपको देख के लग रहा है कि ये भी हो सकता है, और सेकंड ऑप्शन भी आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ शायद इसकी भी पॉसिबिलिटी है। अब उन दोनों को आपको वहां पे फिल करना है ब्लैंक में, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सा मीनिंग है जो परफेक्ट जा रहा है विद दैट सेंटेंस, और वो हो जाता है आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, वैसे भी एमसीक्यूज में आपको इसीलिए भी ऐसा दिया जाता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो ऑप्शंस हैं बड़े क्लोज होते हैं, है ना। अब उनको कैसे आपको डील करना है, अंडरस्टैंडिंग कि भाई अगर दोनों के बीच में अगर ऑप्शंस देखें तो कौन सा ऑप्शन है जिसका पलड़ा भारी है, यानी जो ज्यादा
बेस्ट है, और फिर उसके साथ आप जा सकते हो, ठीक है। बट ये ऐसे ही नहीं हो जाता है इजीली, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है तब जाके क्लियर होता है। सो आज का जो सेशन होगा ना, इसमें 30 क्वेश्चंस तो हैं, बट ऐसे फ्रेजल वर्ब्स हैं जो बहुत आसपास बिलोंग करते हैं। लाइक या तो उनको ना देखते वक्त ऐसा लगेगा कि अरे अभी तो हमने कुछ ऐसा ही पढ़ा था, इंदर आप चेक करोगे, अच्छा नहीं 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 ये थोड़ा डिफरेंट था, लिटरली ऐसे लगने वाला है। यानी बहुत ही आसपास की जो, ऐसा बोलना चाहिए बिल्कुल फैमिली टाइप के जो फ्रेजल वर्ब्स होंगे ना, बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेटिव्स टाइप्स, तो उनके लिए आपको आज की प्रेपरेशन में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। सो दैट इज हाउ आपका कंफ्यूजन दूर होगा। क्लियर? तो इसीलिए अगर अभी तक फोकस नहीं थे, और ज्यादा फोकस्ड हो जाओ। नोटबुक पेन आई होप रखी हुई है सामने, ताकि जो भी मैं बोलूं उसको नोट डाउन कर लो। पहला क्वेश्चन, दे वर ब्लैंक फॉर 5 hours वेटिंग फॉर द एंड ऑफ द डिस्प्यूट। उनको कुछ तो किया है 5 घंटों के लिए, किस चीज की वजह से? क्योंकि वो डिस्प्यूट यानी जो झगड़ा है उसके एंड होने का वेट कर रहे थे। ना यहां से आपको अपनी इंग्लिश भी इंप्रूव करती जानी है। वैसे तो आपके लिए डिस्प्यूट वर्ड बड़ा ही आसान हो गया है, बट हम यूज ही नहीं करते। हमारी दिक्कत ये, हम फाइट, आर्ग्यूमेंट, यही 2 वर्ड्स यूज करते हैं, बट यू कैन गो विथ डिस्प्यूट, ठीक है। अभी यहाँ क्या लिखोगे? दे वर हेल्ड ऑन फॉर, दे वर हेल्ड टू फॉर, दे वर हेल्ड अप फॉर, या दे वर हेल्ड एट फॉर। अभी यहां सेंटेंस का मीनिंग ये है कि इनको रोक के रखा गया था, या सॉर्ट ऑफ इनका टाइम वेस्ट हो रहा था, सॉर्ट ऑफ डिले हो रहा था, क्योंकि झगड़े खत्म होने का, डिस्प्यूट खत्म होने का वेट किया जा रहा था। अब ऐसा यहाँ पे आपको ऐसा फ्रेजल वर्ब फिल करना है जो कि उस डिले को सिग्निफाई कर रहा है। सो यू कैन गो विथ ऑप्शन सी, जिसे कहते हैं हेल्ड अप। अब हेल्ड वर्ड जो है वो टेंस के हिसाब से चेंज हुआ है वर्ब का फॉर्म, क्योंकि मैंने बिगनर लेवल में भी आपको ये चीज क्लियर कर दी थी कि भाई फ्रेजल वर्ब में एक होता है वर्ब, तभी तो बोला है फ्रेजल वर्ब, और वर्ब के भैया टेंस के हिसाब से हो जाते हैं डिफरेंट वर्ब्स फॉर्म, करेक्ट, जो हम टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इनके हिसाब से यूज करते हैं। और एक और हो जाता है जो हो जाता है V1 ING फॉर्म, करेक्ट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्रेजल वर्ब्स को चेंज कर ही नहीं सकते, भाई वो गलत है फिर ऑप्शन में दिया है तो नहीं। टेंस के हिसाब से जो वर्ब्स में आप नॉर्मल चेंजेस करते, आई हो, इफ यू से आई रन, इफ यू से आई रैन, इफ यू से आई एम रनिंग, यही रैन, रन, रनिंग जो है वो आप अपने फ्रेजल वर्ब्स में इस्तेमाल कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई प्लीज बी वेरी फोकस्ड कि भाई मैं सब्जेक्ट के हिसाब से, टेंस के हिसाब से, सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से क्या सही वर्ब यूज कर रहा हूँ, वहां तो गलती नहीं कर रहा हूँ। लाइक फ्रेजल वर्ब सही है बट क्या फॉर्म गलत है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आई डोंट थिंक टेंस के हिसाब से फंसाते हैं आपको क्वेश्चंस में, बट मे बी अगर ऐसा लगा एग्जामिनर को थोड़ा चेंज लाते हैं क्वेश्चंस के फॉर्मेट में, तो मे बी यू गेट ऐसा टाइप का। इसीलिए टेंस के हिसाब से वर्ब्स में चेंजेस कॉमन सेंस यूज करते हुए हमें डेफिनेटली चेक करना है। क्लियर? अब इसी तरीके से आप ओरिजिनली ये तो समझ गए होंगे कि हेल्ड का होल्ड होगा फ्रेजल वर्ब, होल्ड अप होगा ओरिजिनल फ्रेजल वर्ब, राइट। बट यहाँ हेल्ड अप क्यों लिख रहे हो? बिकॉज यहाँ पर समथिंग हैज ऑलरेडी हैपेंड, इट इज समथिंग विच इज वेरी पास्ट है ना, मतलब बहुत भूतकाल की बात हो रही है, समथिंग दैट हैज ऑलरेडी गॉन, तो इसीलिए इधर वर्ब का फॉर्म चेंज किया गया। सो यू विल गो विथ हेल्ड अप। अब इसका मीनिंग पढ़ते हैं सो दैट यू गेट बेटर ऑप्शंस। सो आप हेल्ड अप बोल लीजिए, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, होल्ड अप, जो आपका पास्ट वाला फॉर्म, सॉरी प्रेजेंट वाला फॉर्म है, ठीक है। तो क्वेश्चन में होल्ड अप आ रहा है, हेल्ड अप आ रहा है, दोनों एक ही हैं, इट्स जस्ट दैट टेंस का चेंज है। फिर भी मैंने यहाँ लिख दिया है होल्ड अप, अगर आप कंफ्यूजन अगर हो तो सो आप दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन टेंस क्या है। अब मीनिंग पढ़ लेता है, टू कॉज अ डिले फॉर समवन और समथिंग और टू मेक देम लेट। या तो किसी चीज की वजह से किसी को डिले हो रहा है, या समथिंग जिस वजह से एक देरी हो रही है, ठीक है, टाइम वेस्ट हो रहा है मे बी, या फिर आपने कुछ ऐसा किया जिस वजह से या तो कोई चीज डिले हो रही है, किसी पर्सन का काम डिले हो रहा है, उसे हेल्ड अप, होल्ड अप कहना चाहिए, वैसे होल्ड अप कहते हैं। अब उसी का हमने पास्ट यूज किया क्वेश्चन में, इसीलिए उसको हेल्ड अप इस्तेमाल किया, ठीक है। अब जब मीनिंग क्लियर हो ही गया है हेल्ड अप का, तो सेंटेंस भी बिल्कुल सही है, दे वर हेल्ड अप, यानी उनको डिले कर दिया गया या उनको थोड़ा रोक दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो वेट कर रहे थे झगड़े के खत्म होने का। क्लियर? ओके, सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। At last, Ramesh decided to blank for himself and tell the truth. फिर रमेश ने फाइनली किसी चीज का तो डिसीजन लिया है खुद के लिए और उसने सच्चाई बता दी, है ना। अभी इधर क्या है? At last, Ramesh decided to speak for, speak up, speak as, speak in. अब यहाँ पर आई होप आपको ऑलरेडी पता हो कि इसको कैसे यूज करते हैं, बिकॉज ये बहुत ही कॉमन सा फ्रेजल वर्ब है देखा जाए तो। आप कभी नहीं बोलेंगे यहाँ पर कि
सामने वाले ने खुद के लिए बोलने का डिसाइड कर लिया। यानी खुद के लिए बोलने का मतलब क्या होता है, खुद की बात का पक्ष रखने की हिम्मत, अपना ओपिनियन रखने की हिम्मत। आप कुछ आपको लग रहा है सही है, कुछ गलत है, तो आप बोल रहे हो, है ना, स्टैंड ले रहे हो। आई होप अगर रियलिटी शोज वगैरह कोई देखता है तो स्टैंड वर्ड बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, टेक योर स्टैंड, टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, ऐसा वैसा। तो यहीं से इंग्लिश के वर्ड सीख सकते हो। अब उसी को बोलने का एक तरीका होता है जिसे कहते हैं स्पीक अप। अभी अप के साथ होल्ड का पड़ा तो हेल्ड अप हमने आंसर लिया। अभी वैसे ही अप के साथ स्पीक का होता है विच इज स्पीक अप। अभी स्पीक अप के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। एक तो ऐसा होता है जैसे अगर कोई पर्सन की आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही है, बहुत धीरे धीरे कोई बोल रहा है, एंड यू वांट टू टेल दी पर्सन कि भाई ऑडिबल नहीं हो, आप थोड़ा जोर से बोलो, सो यू कैन बी लाइक स्पीक अप। ओके, दूसरा स्पीकअप का मतलब क्या होता है जो ज्यादा प्रेवलेंट है, वो है खुद के लिए कुछ बोलो, लाइक खुद के लिए स्टैंड लो, खुद के लिए पक्ष लो। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि फाइनली, एट लास्ट का मतलब क्या होता है, फाइनली रमेश ने डिसाइड किया अपने लिए बोलने का और सच बताने का। सो एट लास्ट रमेश डिसाइडेड टू स्पीक अप फॉर हिमसेल्फ एंड टेल द ट्रूथ। अब इसी का मीनिंग पढ़ लेते हैं। स्पीक अप का मीनिंग है एक्सप्रेस वंस ओपिनियंस फ्रैंकली एंड ओपनली। बहुत सारे मीनिंग्स हैं, बट जो बेसिकली यूज किया जाता है एज फ्रेजल वर्ब के फॉर्म में क्वेश्चंस में, वो मैंने यहाँ पे आपको दिया है। साथ ही साथ स्पीकअप पे और भी सारे सेंटेंसेस मिल सकते हैं, तो आपका काम यही खत्म नहीं होता है। आपको पता चल गया कि स्पीकअप नाम का फ्रेजल वर्ब होता है, आपको पता चल गया उसका ये मीनिंग होता है, बट क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप और क्वेश्चन सॉल्व करें? यस डेफिनेटली। तो इसके बाद और सेंटेंसेस लाइक एटलीस्ट 4 से 5 सेंटेंसेस और प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ ये फ्रेजल वर्ब अब माइंड में फिट हो चुका है, इट्स लाइक पेस्टेड, तो अब कभी रिमूव नहीं हो पाएगा। क्लियर? ओके, चलिए। तो स्पीकअप में भी यही चीज है। अगर टेंस के हिसाब से स्पीक को चेंज करना है तो क्या स्पोक अप, स्पीकिंग अप, क्या ये सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं? शायद हाँ। तो वहां पे डरना नहीं है, आपको उसका ओरिजिनल वर्ब फॉर्म डिसाइड करना है, सोचना है और फिर मीनिंग पे स्ट्राइक करना है। क्लियर? सो अपने ओपिनियंस को बहुत खुलकर फ्रैंकली सामने रखना, उसे कहते हैं स्पीक। इजी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन दैट जिम यू हैव टू ब्लैंक अ फॉर्म। अब ये तो बड़ा ही आसान है, ये अगेन एक अप के साथ ही फ्रेजल वर्ब है, पहले ही बता दिया मैंने। तो अगर तुम्हें वो जिम ज्वाइन करना है तो तुमको फॉर्म क्या करना पड़ेगा? फिल करना पड़ेगा, राइट? हम यही बोलते हैं ना, फिल अप द फॉर्म, तो फिल अप बोलते हैं, ये फ्रेजल वर्ब है। सो फिल द फॉर्म। अब देखो फिल द भी होता, बट ये क्या है, फिल द अ फॉर्म हो सकता है क्या? नहीं। तो वी नीड टू प्लेस इट एंड अंडरस्टैंड। सेकेंड, फिल इन अ फॉर्म, यू विल हैव टू फिल इन अ फॉर्म। ऐसे करके आता तो शायद हम थोड़ा कंसिडर करते, बट अ लिखा है ना तो वहीं से एलिमिनेट कर दो। फिल टू अ फॉर्म, कुछ नहीं होता फिल टू अ फॉर्म, फिल अप अ फॉर्म। परफेक्ट, ठीक है। तो फिल अप का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि भाई जो फॉर्म है उसको आपको कंप्लीट करना है, आपको सारे पॉइंटर्स लिखने हैं अगर तुमको जिम जाना है तो। इजी। सो क्या लिखोगे? इफ यू वांट टू जॉइन द जिम यू हैव टू फिल अप अ फॉर्म। सो आंसर हो गया डी। अब इसका मीनिंग पढ़ते हैं। फिल अप का मीनिंग बड़ा आसान है, टू कंप्लीट। फॉर्म दिया है उसको कंप्लीट कर दो, फिलअप। ऑल्सो फिलअप के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। जैसे अगर आपको बहुत भूख लग रही है, यू वांट टू फिल अप योर टमी, ठीक है, मतलब पेट भरना है आपको बिकॉज यू बहुत भूख लग रही है, तो कुछ खाओगे टू फिल अप, ये भी एक मीनिंग होता है। और भी कई मीनिंग आपको मिल सकते हैं, बट बेसिकली टू कंप्लीट या किसी चीज को भरना, जैसे कोई स्पेस है, सो यू विल बी लाइक फिल अप द स्पेस, वहां पर क्यों जगह छोड़ी है, तो यू नो यू कैन गो एंड सिट देयर, जस्ट फिल अप दैट स्पेस, फिल अप दैट एरिया, यानी कि वहां पर खाली स्पेस है तो वहां पर बैठ जाओ, यू नो, यू शुड लाइक भर दो उस जगह को, उसको खाली मत छोड़ो। तो इस तरीके से भी फिलअप का इस्तेमाल होता है। तो वेरियस मीनिंग्स हैं भाई, अंग्रेजी है, लैंग्वेज है, सो यू रियली हैव डिफरेंट वैरायटी, बट अभी के लिए यहाँ पर फिलअप का मीनिंग टू कंप्लीट है। इजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्टूडेंट्स मस्ट ब्लैंक द स्कूल रूल्स। नाउ दिस इज वेरी नाइस फ्रेजल वर्ब। इसके बारे में शायद मोस्ट ऑफ द पीपल को पता होता है, बट वो जो वर्ब के साथ जो नेक्स्ट पार्ट है ना उसका गलत यूज कर लेते हैं। जैसे students must abide by the school rules, abide with the school rules, abide to the school rules, abide on the school rules. There are various people जो कि ये बोल देते हैं कि abide with होना चाहिए या abide सिर्फ abide होना चाहिए, but abide के साथ by का इस्तेमाल करना जरूरी है, तो abide by कहा जाता है। इसका मतलब उस चीज को वैसे ही फॉलो करना, ठीक है। सो अगर आपको ऐसा बोलना है कि भाई नहीं मुझे तो ये रूल्स जो है वो फॉलो करने ही हैं, या आई हैव टू, या यू शुड ऑल्सो फॉलो, तो वहां पर ये जो नॉर्मल सेंटेंस है, यू शुड फॉलो द रूल्स या आई हैव टू फॉलो द रूल्स, ये सब बोलने से अच्छा आप ये बोल सकते हो यू शुड अबाइड बाय द रूल्स।
आई हैव टू अबाइड बाय द रूल्स। तो अबाइड बाय बड़ा बेहतरीन खूबसूरत सा वर्ड है, सो डेफिनेटली यू कैन यूज इट, बट वो तभी करोगे जब प्रैक्टिस करोगे, है ना। तो यहाँ पर आंसर हो जाता है कि स्टूडेंट्स को जो भी स्कूल के रूल्स है भैया उनको बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, उनको बिल्कुल रिस्पेक्ट करना चाहिए, रूल्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है, अगर वो एथिकल है तो। अब यहाँ अबाइड बाय का मीनिंग पढ़ लेते हैं। टू एक्सेप्ट और ओबे एन अग्रीमेंट, डिसीजन और रूल। नंबर 1, ये सबसे ज्यादा रूल्स के लिए यूज किया जाता है। सेकेंडली, अगर किसी का डिसीजन है एंड यू वांट टू से that I want to abide by that decision, यानी कि मुझे वो डिसीजन जो है वो as it is फॉलो करा, you really need to go with abide by. Also, अगर आप किसी अग्रीमेंट को ओबे करना चाहते हैं या यू आर लाइक कि नहीं मेरे को ऐसे ही इसको मानना है, फॉलो करना है, तब भी आप अबाइड बाय यूज कर सकते हो। सो ले देखिए, किसी भी चीज को ओबे कर रहे हो, कोई अग्रीमेंट हो, कोई रूल हो, कोई डिसीजन हो, गो विद अबाइड बाय, तो बाय ही इस्तेमाल करना है। डन, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पुलिस मैन डिसाइडेड टू ब्लैंक द इन्फॉर्मेंट्स फोन कॉल। अभी इन्फॉर्मेंट्स मतलब इन्फॉर्मर कौन होता है, जिसने इन्फॉर्म किया। इन्फॉर्मेंट्स बोल रहे हैं भाई जिसने फोन कॉल कर पुलिस को बताया कि आप जिस चोर को ढूंढ रहे हैं वो सो एंड सो जगह पर मौजूद है, ठीक है, मूवी का सीन। अभी पुलिस जो है वो ऐसी ब्लाइंडली थोड़ी फॉलो कर लेगी। वो होता है ना कि कुछ मूवीज होती है बड़ी सस्पेंस वाली, जहां पर जो चोर होता है वो खुद ही भटका रहा होता है पुलिस को, है ना, ऐसे कॉल्स करते हुए। तो यहाँ पुलिस ने क्या डिसाइड किया है, जो पुलिस ऑफिसर हैं, डिसाइडेड कि वो जो इन्फॉर्मेंट का फोन कॉल है, he is going to act as the phone call, act on the call, act to the call या act in the call। भाई वो उस चीज के बारे में जांच पड़ताल करेंगे, करेक्ट। तो वहां आप क्या बोल देते हो, आप बोल देते हो क्या act as, act to या act in, तीनों ही नहीं, you will go with act on, यानी उस पे एक्शन लेंगे, ठीक है। सो act on का मीनिंग क्या हो जाएगा, टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू और इन द लाइट ऑफ, जो भी चीज है जिस पे जैसा रिक्वायर्ड अटेंशन देने की ज़रूरत है वैसा एक्शन लेंगे जो भी पर्सन है। सो पुलिस मैन ने क्या डिसाइड किया कि भाई जो फ़ोन कॉल आया था उस पर उनको एक्शन लेना है, यानी कि उनको उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि ये सच्चा कॉल था कि भटका रहे हैं वो केस से। सो दैट इज़ व्हाट इज़ एक्ट ऑन। इफ़ इन द सेम वे इफ़ यू आर आस्क्ड यू नीड टू एक्ट ऑन दिस, इसका मतलब ये होता है कि भाई इस चीज़ पे काम करने की तुमको ज़रूरत है, नाउ इट्स द टाइम टू टेक एन एक्शन। क्लियर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। The blank of the musical band came as no surprise. The break so, the break up to, the break up, the break with. I don't think यहाँ पे कोई भी ऐसा होगा जिसको इसका आंसर नहीं पता, बिकॉज ये बहुत ही फेमस था, कॉमन सा और बहुत ही प्रचलित फ्रेजल वर्ब है जो है ब्रेकअप। अब वो वाला मीनिंग यहाँ नहीं है जिसका आप सोच रहे हैं, तो पहले तो उसको वॉश आउट कर दो। दूसरा मीनिंग जो ब्रेकअप का होता है वो ये है, जैसे सपोज अगर किसी क्या बोलूँ मैं, जैसे कोई ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ठीक है, वो इकट्ठा हुए थे किसी एक काम को करने के लिए, सपोज कोई ऑफिस खड़ा करने के लिए, सपोज कोई मीटिंग करने के लिए, व्हाट्सोएवर। यहाँ कहना चाहिए कि 4 दोस्त थे, 4 दोस्त मिलकर जो है इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। जब तक ये साथ में काम कर रहे थे वो बढ़िया प्रोजेक्ट चलता रहा, फेमस हो गए, बहुत काम करने लगे इस तरीके से। सडनली एक दिन बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया और इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम अलग हो रहे हैं, यानी जो हमारा ये सेग्रीगेशन है, जो हमारा ये एक गैदरिंग है, एक साथ काम करने की जो यूनिटी है, वो सब हम अब तोड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, ताकि अब क्या होगा, वो जो काम है वो अब नीचे गिर जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक साथ ही अच्छा कर रहे थे। तो ये जो होता है ना कि किसी भी एक ग्रुप का या किसी सेग्रीगेशन का टूट जाना, वो भी ब्रेकअप कहलाता है। तो एक ये वाला मीनिंग भी होता है जिसे हम थोड़ा दे देते हैं इंपॉर्टेंस, ठीक है। साथ ही साथ कोई चीज़ जो है वो पीसेस वगैरह में टूटती है तो वो तो बहुत नॉर्मल मीनिंग है, वो भी आप ब्रेकअप का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे आंसर है क्या, ऑप्शन नंबर सी, कि भाई द ब्रेकअप ऑफ द म्यूजिकल बैंड केम एज नो सरप्राइज। भाई जिस तरीके से बातें चल रही थी, जिस तरीके से रूमर्स चल रहे थे कि ये जो म्यूजिकल बैंड है वो एक साथ नहीं काम करेगा, आप मे बी इनके मेंबर्स जो है वो अलग हो जाएंगे, तो इनका जब अलग होगा ये लोग, जब ये लोग एज अ ग्रुप अब काम नहीं कर रहे हैं, तो वो सरप्राइज नहीं था हमारे लिए, बहुत नॉर्मल बात थी, ठीक है। तो ब्रेकअप का मीनिंग क्या है, द कमिंग टू एन एंड ऑफ अ बिजनेस और अ पर्सनल रिलेशनशिप्स कॉज्ड बाय द सेपरेशन ऑफ दोज इन्वॉल्व। तो किसी भी एक रिलेशनशिप में या किसी भी एक बिजनेस में या किसी भी एक ग्रुप में जो लोग एक साथ आए हैं ताकि वो एक प्रोजेक्ट को या कॉमन गोल को या कॉमन ऑब्जेक्टिव को आगे ले जा सकें, उस कॉमन बिजनेस को आगे ले जा सकें, अगर वो लोग अलग हो जाते हैं तो तब भी हम कहते हैं ब्रेकअप। क्लियर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। It is really hard to blank the negativity. Is it really hard to bear as the negativity? Bear in, bear to, bear with. अब बहुत सारे bear होते हैं, ठीक है, एक भालू होता है, एक BARE वाला bear होता है, तो ये confusing words जो हैं यहाँ पर
क्लियर कर देना। अगर आपको कभी लगता है कि हमने कोई बेयर पढ़ा था, इसका स्पेलिंग क्या था, वैसे हम ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और पता नहीं व्हाट नॉट में। तो अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत भी डाउट आता है, उसी वक्त उसको सर्च कर लिया करो। ये बहुत अच्छी आदत होनी चाहिए, जब डाउट आए उसको उसी वक्त क्लियर कर लो, बाद के लिए मत रखो, बाद में तो खुद ही भूल जाओगे कि डाउट क्या था। क्लियर? सो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है नेगेटिविटी को बेयर एज, बेयर इन, बेयर टू, बेयर विथ। भाई उसको झेलना, नेगेटिविटी को झेलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। सो इसका आंसर हो जाता है बेयर विथ। बिकॉज आप अगर प्लेस भी करते हो ना, तो बेयर एज द, बेयर इन द, बेयर टू द, तो कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा, बट यहाँ बेयर विथ द आ रहा है मीनिंग। सो अगर किसी चीज़ के साथ आप बोल रहे हो टॉलरेट करना, या किसी चीज़ के साथ झेलना, किसी चीज़ को नहीं हो पा रहा है, लाइक उसको कहते हैं बेयर विथ। सपोज अगर आपने कभी किसी की स्पीच सुनी है, या आप अगर बहुत अच्छे लिसनर्स नहीं स्पीकर्स को सुनते हो, ऑरेटर्स को सुनते हो, तो डेफिनेटली कभी कभी देखा होगा आपने, अगर ऐसा होता है कि शायद कोई माइक का इशू आ गया, या फिर कुछ डिले हो गया, या सपोज कुछ भी तो जो अच्छा स्पीकर होता है ना, वो बोल देता है कि भैया सॉरी, या अपोलोजाइज, या फिर बोलते हैं बेयर विथ मी या बेयर विथ अस। इसका मतलब थोड़ा सा टॉलरेट कर लो, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम आ गया। तो अगर आप एक अच्छे स्पीकर होते हैं, तो आप जनता को जो है वो क्या बोलते हैं उसको, एंगेजिंग रखते हो, एंगेज्ड रखते हो। यू आर नॉट लाइक कि हाँ ठीक है, यहाँ पर गड़बड़ हो रही है, आप उसी में ध्यान दे रहे हो, वो बेचारी ऑडियंस बोर हो गई कि क्या अब तो कोई बोलेगा, कुछ बोलेगा नहीं, आप उधर लगे हुए हैं, माइक को इधर ऐसा कर दो, वैसा कर दो, नहीं। यू नीड टू कीप इट लाइक, यू कैन बी लाइक बेयर विथ मी, इट्स जस्ट अ टेक्निकल प्रॉब्लम। इस तरीके से भी चीज़ें होती है जो आप एज अ स्पीकर अपने अंदर ला सकते हो। ऑल्दो अगर सच में पब्लिक स्पीकिंग डेवलप करना चाहते हो ना, उस पर एक ऑलरेडी वीडियो एग्जिस्ट करता है चैनल पे, तो जाके चेक कर सकते हो, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। बट अदर देन दैट, ये एक और चीज़ है जो आप यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में। सो बेयर विथ का मतलब होता क्या है, टू टॉलरेट समथिंग, पहला मीनिंग, ठीक है। और दूसरा टू बी पेशेंट विथ। व्हाट इज पेशेंट? मरीज नहीं, पेशेंट इज धीरज रखना, ठीक है। टू वेट फॉर इट, लाइक यू कैन गिव इट द टाइम कि हाँ ठीक है, अभी हम वेट कर सकते हैं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, वो पेशेंस वाला पेशेंट, ठीक है। सो अगर आप बेयर विथ यूज कर रहे हैं, तो यू कैन यूज इट इन टू डिफरेंट वेज। सो वन, यू आर लाइक कि नेगेटिविटी को टॉलरेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, करना ही चाहिए नेगेटिविटी को टॉलरेट, पहली बात तो। दूसरी बात हो सकता है कि अगर कोई चीज़ है जहाँ पे आपको बहुत धीरज की जरूरत है, सपोज यही माइक खराब हो गया है, ऑडियंस वेट कर रही है, तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि प्लीज़ बी पेशेंट, ठीक है, विल बी राइट बैक, या इस तरीके से, तो वहाँ बोल देते हैं बेयर विथ। ईजी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वी डिसाइडेड टू ब्लैंक विथ हिज आइडियाज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ये बहुत प्यारा सा फ्रेजल वर्ब है। वी डिसाइडेड टू कैरी एज विथ, टू कैरी ऑन विथ, टू कैरी इन विथ, टू कैरी विथ। अभी ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, कैरी विथ, तो ये तो हटा दो। अगर आप एक बहुत ही प्रचलित सीरियल को जानते हैं जहाँ पर जो एक कैरेक्टर है उसमें कहते थे कैरी ऑन, ठीक है, तो कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू करो, ठीक है। तो कैरी ऑन का एक तो मीनिंग वो है, दूसरा होता है कि कोई चीज जो होती है उसके साथ आप वैसे ही जा रहे हो ना, यू आर लाइक कंटिन्यूइंग विद इट, वही वाला कंटिन्यूइंग मीनिंग बट थोड़ा हटके जो यहाँ मिल रहा है। तो सबसे पहले तो आंसर जो है वो टिक कर देते हैं कैरी ऑन, ठीक है। अब मीनिंग पढ़ना, हमने डिसाइड किया कि हम उसके आइडियाज़ के साथ ही कंटिन्यू करेंगे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। यानी पहले हम सोच रहे थे शायद हमारे पास कोई दूसरा बेहतर आइडिया हो सकता है, बट जब हमने देखा कि भाई उसका आइडिया है जो बेस्ट है, उसके आइडियाज़, तो फिर हमने डिसाइड किया उसी के साथ कंटिन्यू करते हो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सो कैरी ऑन का मीनिंग हो जाता है टू कंटिन्यू टू डू इट, किसी चीज़ को करते हुए, लाइक यू आर कीपिंग इट कंटिन्यूअसली एंड आप उसको कंटिन्यूअसली कर रहे हो, दैट इज व्हाट इज कैरी ऑन। ईजी? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है, लाइक कैरी ऑन एंड दी अदर फ्रेजल वर्ब जो बहुत कॉमन है बट कहीं ना कहीं उनको इस्तेमाल करना हम भूल जाते हैं। ईजी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ही हैज़ द एबिलिटी टू ब्लैंक द बिग प्लान। उसमें एक एबिलिटी है टू डैश। अभी कैरी का ही दूसरा फ्रेजल वर्ब है, क्या है? कैरी आउट, कैरी इन, कैरी फॉर, कैरी एट। अभी यहाँ पर कैरी ऑन नहीं है, ठीक है, यानी कि एक और फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है। वो क्या है कि उसमें ताकत है, कि मतलब वो जो बिग प्लान है, ताकत इन द सेंस दिमाग की ताकत, कि उसमें वो बात है, वो स्किल है, वो एबिलिटी है, काबिलियत है कि वो इस प्लान को क्या कर सकता है, आगे लेके जा सकता है, यानी कि उसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट कर सकता है। तो यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल होता है वो होता है कैरी आउट, ठीक है। अभी कैरी आउट का मीनिंग क्या है? टू परफॉर्म और कंप्लीट अ जॉब और एक्टिविटी, यानी टू फुलफिल, यानी उसमें एबिलिटी है कि वो इस काम को अच्छे से फुलफिल कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा, यानी कैरी आउट कर लेगा। सो टू परफॉर्म और कंप्लीट अ जॉब और एक्टिविटी, और टू फुलफिल अ जॉब और एक्टिविटी, और टू फुलफिल दैट प्लान, उसकी एबिलिटी है उसमें, सो यू विल गो विथ कैरी आउट।
क्लियर? तो आप समझ आ रहा है कितने सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं जो अभी आज की वीडियो में आपको 9 क्वेश्चंस में कितनी चीजें सीखने को मिल गई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस टॉपिक को और बेहतर कैसे बना सकते हो, और फ्रेजल वर्ब्स ढूंढो। बिल्कुल वेट नहीं करना है कि मेरे को बस इतना ही पढ़ना है, नहीं, जितने हो सकता है उतना डिस्कस करो। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैनेजर हैज अनाउंस्ड टू ब्लैंक द प्रेस मीट फॉर द डे। सो द मैनेजर हैज अनाउंस, मैनेजर ने क्या अनाउंस किया है? टू कॉल ऑफ द प्रेस मीट, टू कॉल इन, टू कॉल टू कॉल ऑन। यानी जो मैनेजर है उन्होंने अनाउंस किया है कि वो कॉल ऑफ कर रहे हैं प्रेस मीट को, कॉल इन कर रहे हैं, कॉल टू कर रहे हैं, कॉल ऑन कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसे कहा जाता है कॉल ऑफ। कौन सा वाला ऑफ? OFF। यानी जब आप किसी चीज को कैंसिल करना चाहते हो, यू आर लाइक कि बस लेट्स जस्ट कॉल ऑफ दिस, यानी कि इसको कैंसिल कर दो। तो जो मैनेजर है उन्होंने अनाउंस किया कि भाई वो जो प्रेस मीटिंग है, जो मीडिया की मीटिंग है, उसको एक दिन के लिए कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आंसर तो हो जाता है ऑप्शन ए, बट मीनिंग पढ़ लेते हैं। कॉल ऑफ मीन्स टू कैंसिल एन इवेंट और अग्रीमेंट। सो व्हेनेवर यू से कि कोई भी चीज को आपने कॉल ऑफ कर दिया है, यानी आप उसको कैंसिल कर रहे हो, उस चीज को आप जो है उस टाइम के लिए खारिज कर रहे हो। इजी? ओके, तो अभी तक कितने क्वेश्चंस हो गए? 10 क्वेश्चंस। नाउ वी हैव 2 मोर सेट्स 10 क्वेश्चंस के, बट आई होप यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया दिमाग में कि कैसे कैसे फ्रेजल वर्ब्स हैं। तो अप वाले आप एक साइड रख सकते हो, देन ऑन वाले या फिर कैरी वाले एक साथ रख सकते हो, या बिगनर लेवल में अगर कुछ मिलता जुलता दिख रहा है तो उसको एक साथ रख सकते हो। सो इस तरीके से जो है आपका कन्फ्यूजन अभी क्रिएट होगा, तो एग्जाम्स में नहीं होगा फिर, है ना। अभी से कन्फ्यूजन क्रिएट करो कि एक साथ आ गए तो कौन सा यूज करना है, किसका क्या मीनिंग है, और ये प्रैक्टिस यहाँ तक आई होप अच्छे से चल रही है। क्लियर? ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्या है? 11th क्वेश्चन, उस पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है द 11th क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ ग्रोसरीज हैज ब्लैंक by 100 rupees. The price of groceries has come in, has come as, has come to, has come down. अभी यहाँ क्या बोल रहे हैं? 100 रुपए से क्या हो गया है? जो ग्रोसरीज हैं, जो सब्जी वगैरह होती है, सब सारी चीजें, वो ग्रोसरीज का प्राइस कम इन हो गया है, कम एज हो गया है, कम टू हो गया है, कम डाउन हो गया है। कम डाउन इसका मतलब कि गिर गए हैं प्राइसेस। ठीक है, सो यहाँ पर आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, फ्रेजल वर्ब कम डाउन। मीनिंग वही है जो हम सबको पता है, टू बिकम लेस इन अमाउंट, लेवल या प्राइस। यहाँ तो जो अमाउंट है वो किसी चीज़ का कम हो जाना, या किसी चीज़ का जो लेवल है बेसिक वो कम हो जाना, या फिर किसी का प्राइस जो है, कीमत जो है वो कम हो जाना। किसी भी चीज़ इन तीनों में से जो भी कम हो रहा है उसको हम कम डाउन कहते हैं। तो यहाँ पर जो आप सेंटेंस बोलोगे, द प्राइस ऑफ ग्रोसरीज हैज कम डाउन बाय 100 रुपीज, इसका मतलब 100 रुपए से इस चीज़ की कीमत जो है वो नीचे हो गई या गिर गई है। क्लियर? सो आंसर कम डाउन हो गया है, और आपको कभी भी ऐसा कोई मिलता है ऑप्शन कम डाउन का, तो आप ये मीनिंग वहाँ प्लेस करके समझ सकते हो whether this will act as the answer or not. Clear? Okay, next question. My uncle blank rare jewelry pieces. My uncle deals out, deals in, deals for, deals to. सबसे पहली बात तो ओरिजिनल वर्ब क्या होता है? डील होता है ना। बट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होनी चाहिए। अभी डील क्या है? ये प्लूरल है ना। वर्ब जो है वो हमेशा उल्टा चलता है। लाइक अगर सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें जब एज लगा देते हैं, लाइक जैसे अगर हम बोले कोई भी ऐसा सब्जेक्ट यूज कर लेते हैं, चलो दे यूज कर लेते हैं, या अगर एस वाला चाहिए आपको कोई तो वेजिटेबल्स यूज कर लेते हैं। वैसे आई हो आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, बट नहीं पता तो कोई बात नहीं, भी देख लो। वेजिटेबल्स और दे ये क्या है? ये प्लूरल है। क्या है? ये सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम वेजिटेबल में एस लगा देते हैं लेटर तो ये प्लूरल बन जाता है, और वहीं जब हम प्लूरल जैसे जो वर्ब है अगर उसमें एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। समझ आ रहा है? आई होप कंफ्यूजन नहीं है। क्या बोलना चाह रही हूँ, ध्यान से सुनो। जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो ये चीज़ हमें याद तो करने की जरूरत नहीं, हमें पहले ही पता है। क्या? वेजिटेबल यानी एक सब्जी, वेजिटेबल्स यानी बहुत सारी सब्जियां, तो ये एक है, ये अनेक है, यानी ये प्लूरल है। करेक्ट? यानी एस लगाने या ई एस या जो भी रिक्वायरमेंट होती है, आई ई एस या व्हाटसोएवर, ये जब आप लगा देते हो एज दी सफिक्स तो वो चीज़ प्लूरल में तब्दील हो जाती है, यानी इट बिकम्स मोर देन वन। बट वहीं जब आप वर्ब या क्रिया की बात करते हो, एक्शन वर्ड्स की बात करते हो, तो वो ओरिजिनली ही प्लूरल होती हैं, यानी सब्जेक्ट से बिल्कुल विपरीत, ऑपोजिट, कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, कि जो वर्ब्स होते हैं वो ओरिजिनली प्लूरल फॉर्म में होते हैं, एंड व्हेन यू यूज ऐसा कोई भी लेटर जिससे सब्जेक्ट प्लूरल हो रहा होता है वो सिंगुलर बन जाते हैं। ठीक है, यानी जो डील वर्ड है यहाँ पे, ठीक है, जो डील वर्ड है, फिर लिख देती हूँ,
वो क्या होगा, ये ओरिजिनल है तो ये प्लूरल होगा, और वहीं जब हम यहाँ डील्स की बात कर रहे हैं वो सिंगुलर है, क्योंकि यहाँ माय अंकल एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसीलिए जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आएगी, इसीलिए डील्स यूज किया है। ओरिजिनली वो डील है, जो भी फ्रेजल वर्ब होगा, बट उसका डील्स यूज किया है। अभी मैं ये चीज़ क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ जिसके लिए हमको ना ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो अगर अभी से थोड़े 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 कॉन्सेप्ट्स इकट्ठे करते जाएंगे तो जब हम ऑल टुगेदर सब एक साथ पढ़ने वाले होंगे ना, तब आपका रिविजन हो रहा होगा, तो वो वहाँ पर फिर कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ये छोटी चीज़ ध्यान में रखो, वर्ब्स अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल होती हैं और उनको सिंगुलर बनाना पड़ता है। सब्जेक्ट्स ओरिजिनल फॉर्म में सिंगुलर होते हैं, हम उनको प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। अब इधर माय अंकल क्या है, डील्स आउट इन फॉर टू। तो जब कोई पर्सन किसी एक चीज़ में या उस फील्ड से रिलेटेड काम करता है, उन चीज़ों पे काम करता है, तो हम वर्ड यूज़ करते हैं, फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं डील्स इन, ऑप्शन नंबर बी। तो मेरे जो अंकल हैं वो जो बहुत रेयर, बहुत मुश्किल से जो ज्वेलरी पीसेस मिलते हैं, जो बहुत अलग होते हैं, एंटीक होते हैं, उन ज्वेलरी पीसेस में वो काम करते हैं, लाइक उससे रिलेटेड उनका जॉब है, ठीक है। तो यहाँ डील्स इन का मीनिंग हो जाएगा टू बाय एंड सेल समथिंग, यानी देखो ओरिजिनली क्या है, डील इन है ना। अभी उसका डिपेंड्स कि क्या वर्ड मिल रहा है, क्या टेंस मिल रहा है, उस हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो डील इन करना किसी चीज़ में, यानी उस चीज़ को या तो बेचते हो आप या उस चीज़ को खरीदते हो, यानी उसमें डील चलता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सोहन एंड मोहन ब्लैंक एंड राहुल गोज ऑफ विद प्रफुल। वैसे इसको ना थोड़ा कॉमेडी बनाया जा सकता है सेंटेंस को, बट मैंने जानबूझ के नहीं बनाया, लेट्स जस्ट कीप द ओरिजिनल वन इन माइंड। ओके, सो सोहन एंड मोहन जो हैं, दे फॉल आउट, फॉल ऑफ, फॉल टू, फॉल इन, एंड राहुल गोज ऑफ विद प्रफुल। तो यहाँ ये बोलना चाह रहे हैं कि सोहन और मोहन के बीच में हो गया झगड़ा, और उस झगड़े के मतलब जब अंतराल हो रहा है, जो दौरान है उस झगड़े के, तब जो राहुल जी हैं वो प्रफुल्ल के साथ चले गए, ठीक है। अब इसको मैं कॉमेडी कैसे बनाती है, आई होप आपको मिल गया होगा हिंट, ठीक है, बट ठीक है, अब इसको ऐसे रखते हैं। सो सोहन एंड मोहन झगड़ा कर रहे थे, बहुत आर्ग्यूमेंट हो रही थी उनकी। अब उसके लिए कौन सा फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल होता है, फॉल आउट। अभी आपको पता था कि फॉल आउट कुछ होता है नहीं, बट यू विल गेट टू नो द मीनिंग, ठीक है। सो फॉल आउट लिख रहे हैं यहाँ पर, और राहुल जो है वो प्रफुल्ल के साथ इसलिए चले जाते हैं। सो फॉल आउट का मीनिंग होता है इफ यू फॉल आउट विद समवन, you have an argument and stop being friendly with them. You can also say that two people fall out. ठीक है, तो फॉल आउट का मतलब कि आप जो हैं वो एक तरीके से झगड़े में हैं किसी के साथ, यानी कि आपका एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है और उस वजह से नाउ यू विल नॉट बी फ्रेंड्स, ठीक है। तो वही चीज बोला जा रहा है कि ये फॉल आउट कितना अलग है, लाइक हम क्या सोच रहे हैं, फॉल आउट मतलब गिर जाना, मे बी, राइट, बट यहाँ वो मीनिंग नहीं है, यहाँ मीनिंग क्या है, आर्ग्यूमेंट। क्लियर? सो फॉल आउट अगर किसी के साथ मिल रहा है फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, आर्ग्यूमेंट हुआ है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। इजी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आ प्लान फॉर अ पार्टी में फॉल, फॉल इन, फॉल थ्रू, फॉल टू। तो हमारा जो प्लान है पार्टी के लिए, पार्टी करने का प्लान, वो फॉल हो सकता है, मे फॉल इन, मे फॉल थ्रू, मे फॉल टू। अभी यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं कि जो पार्टी का प्लान है वो शायद कैंसिल हो सकता है, ठीक है, बड़ी दुख भरी दास्तान है, बट ठीक है। सो आवर प्लान फॉर अ पार्टी में फॉल थ्रू, ओ वाओ, न्यू, राइट, मतलब कुछ अलग सुनाई दे रहा है आपको, फॉल थ्रू। तो फॉल थ्रू का मतलब होता है अरेंजमेंट और अ प्लान और अ डील फॉल्स थ्रू, इट फेल्स टू हैपन, ठीक है। तो अगर कोई अग्रीमेंट है, कोई डील है, कोई पार्टी है, कोई इवेंट है, अगर ये इनमें से कोई भी चीज फॉल थ्रू हो रही है, इसका मतलब वो चीज कैंसिल हो गई है, ठीक है। तो पार्टी, शायद हमारा जो प्लान चल रहा है पार्टी का, वो शायद कैंसिल हो जाए, तो मे फॉल थ्रू। अच्छा था? ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मदर आस्क्ड द डॉटर टू ब्लैंक द बुक्स अमंग द स्टूडेंट्स। ये तो बड़ा इजी है, ठीक है। तो जो मॉम है उन्होंने अपनी बेटी से बोला कि जो बुक्स हैं वो बच्चों में गिव इन, गिव आर, गिव इट, गिव अवे। अब आई होप आप अगर बहुत ज़्यादा यूट्यूब फॉलो करते हो तो कई ऐसे वीडियोस आपको दिखते होंगे जहाँ पर लिखा होता है गिव अवे, है ना, या फिर यू विल गेट टू नो अबाउट द गिव अवे। तो गिव अवे होता क्या है कि जो भी पर्टिकुलर पर्सन होते हैं वो कुछ सामान जो है वो आपके एड्रेस तक पहुँचाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज उनको लगता है मे बी आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया, आपने बहुत अच्छा कोई कमेंट किया है, स्टफ लाइक दैट, ठीक है। तो गिव अवे का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, देना, टू काइंड ऑफ किसी को कुछ देना। इसका एक और मीनिंग होता है, जो यहाँ मैं नहीं बोल रही हूँ जब मैंने एग्जांपल दिया, बट जनरली अगर गिव अवे का एक और मीनिंग होता है कि किसी में कुछ बांटना, ठीक है। तो यहाँ पर जो मॉम है उन्होंने अपनी बेटी को बोला कि जो बुक्स हैं वो बच्चों में बांट दो, गिव अवे।
अभी गिव अवे का मतलब क्या है? टू डोनेट और बिस्टो एज अ गिफ्ट, प्राइज एक्सेट्रा, ठीक है। या तो वो डोनेट करने की बात हो रही होगी, या फिर वो कुछ चीज देने की बात हो रही होगी, या तो वो प्राइस के फॉर्म में होगा, जैसे आपने कुछ अच्छा किया, जैसे वही मैंने बोला, अगर कोई कमेंट अच्छा कर दिया, आपने कुछ अच्छा जवाब दे दिया, सही जवाब दे दिया, तो उसका जो प्राइस है वो गिव अवे के फॉर्म में दिया जाता है। या फिर आप किसी की मदद करना चाहते हो, गिफ्ट देना चाहते हो, किसी को उपहार देना चाहते हो, तो वो भी गिव अवे है। सो गिव अवे के बहुत सारे मीनिंग्स हैं जिनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो। इजी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विनर्स समटाइम्स ब्लैंक देयर ओपोनेंट्स एज वीक। जो विनर्स होते हैं, जो विजेता होते हैं, समटाइम्स ब्लैंक देयर ओपोनेंट्स एज वीक, वो कभी कभी अपने जो दूसरे खिलाड़ी होते हैं, लाइक जो बिल्कुल उनके ऑपोजिट में खड़े हैं, यानी जिनके साथ वो खेल रहे हैं, उनको कमजोर लुक डाउन एज, लुक अपॉन, लुक अप डाउन, लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन एंड, ओ माय गॉड इतना सारा हो रहा है, टंग ट्विस्टर्स हैं। सो लुक डाउन एज, लुक अप डाउन, लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन एंड। तो यहाँ दिया गया है कि कई कबार जो विजेता होते हैं, विनर्स होते हैं, वो ओपोनेंट्स या जो उनके दूसरे, जो ऑब्वियसली जो हार गए, उनको बहुत नीचा दिखाते हैं, या फिर उनको बहुत नीचे समझते हैं, या उनको बहुत कमजोर समझते हैं। तो उसके लिए वर्ड होता है लुक डाउन अपॉन, ठीक है। किसी को बहुत नीचे देखना कि भैया ये तो मुझसे छोटा है, तो लुक डाउन अपॉन। क्लियर? अभी ये फ्रेजल वर्ब जो है इसका मीनिंग पढ़ते हैं। सो दिस मीन्स टू कंसिडर समवन और समथिंग लेसर और इंफीरियर इन सम वे। किसी को बहुत अपने आप से कम आंकना, या किसी को बहुत ज़्यादा से अपने हिसाब से ना बहुत छोटा मानना कि ये थोड़ी जीतेंगे, जो कि बहुत गलत तरीका है। एक अच्छा स्पोर्ट्समैन क्या होता है? जो सिर्फ गेम खेलते वक्त ये सोचता है कि भाई मुझे अपनी टीम को जिताना है, ऐसा, ये नहीं कि मुझे उसको हराना है। कभी भी किसी को हराने का नहीं सोचना चाहिए, हमेशा किसी को जिताने का सोचना चाहिए। जैसे आपके पास हमेशा दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। एक टीम होगी जो ऐसा बोलेगी कि भाई मुझे इस टीम को हराना है, इसीलिए मेरे को आज जीतना है, और एक टीम होगी कि मुझे अपनी टीम को जिताना है, मुझे उनकी मेहनत या अपनी मेहनत जो है उसको सफल बनाना है। तो ये अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी को हराना वाला अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि कुछ विनर्स होते हैं जो मतलब जो बाकी के लोग होते हैं, जो ओपोनेंट्स होते हैं, उनको बहुत नीचा दिखाते हैं, नीचे देखते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। She tried to blank the loss by talking politely with everyone. She tried to make you the loss. She tried to make up the loss. She tried to make to या make in. तो उसने कुछ तो किया जो भी घाटा हुआ है उससे रिलेटेड, बाय टॉकिंग पोलाइटली विथ एवरीवन। कैसे? बाकी सब लोगों से उसने बड़ी प्यार से बात की, पोलाइटली बात। अच्छा, मतलब मे बी थोड़ा पहले रूड बात कर लिया था, इस वजह से शायद लॉस हो गया। अब उस लॉस को ठीक करने के लिए, उसको थोड़ा बेटर करने के लिए वो पोलाइटली बात कर रही हैं सबसे। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ को अगर आप ठीक कर रहे हो, या फिर आप थोड़ा अपना जो आपने गलती की है उसको थोड़ा आप बेटर कर रहे हो, इंप्रूव कर रहे हो, तो उसके लिए एक वर्ड आता है, इसे कहते हैं मेकअप, नॉट मेकअप, दूसरा वाला मेकअप, ठीक है। तो यहाँ पे मेकअप का मीनिंग क्या है? टू इन्वेंट एन एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग स्पेशली इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग पनिश्ड और एम्बैरेस्ड। यानी ऐसा होता है, जिसमें क्या एग्जाम्पल दूँ आपको। सपोज 3 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, 3 फ्रेंड्स हैं, उनमें से एक किसी फ्रेंड ने कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको लग रहा है कि नहीं ये गलत था, ठीक है। अब उस पर्सन को भी समझ आ गया कि उसने कुछ तो बोला, जानबूझ के बोला, बट अब उस चीज को उसे ठीक करना है। जो आपने शायद सुना होगा, कवर अप करना, है ना, बोलते ना आप इसे कवर अप मत करो, दिस इज व्हाट यू सेड। तो उस चीज को ठीक करने के लिए, उस चीज को कवर अप करने के लिए कुछ ऐसा करना जिससे आप ये सोच रहे हो कि नुकसान तो हो गया बट थोड़ा बेटर हो जाए कुछ, या फिर आप आपको कुछ बोले नहीं कोई, आपको पनिशमेंट ना मिले, या फिर आपको एम्बैरेसमेंट या शर्मिंदगी महसूस ना करनी पड़े, तो आप किसी चीज़ को ठीक करने के लिए कुछ करते हो। अब उसी को कहते हैं किसी चीज़ को मेकअप करना, ठीक है, कि हाँ ठीक है बेहतर हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट इज द आंसर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इट टुक ऑलमोस्ट 6 hours टू ब्लैंक द फायर। ऑलमोस्ट कितने? 6 घंटे लग गए फायर को पुट आउट करने के लिए। पुट टू, पुटास, पुट इन। अब इधर पर एक वर्ड है, फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है जो फायर है, जो मतलब अगर कोई चीज़ बर्न हो रही है तो आप उसको एक्सटिंग्विश करो। जहां हम पुट ऑफ मीनिंग सुनते हैं, है ना, एक पुट ऑफ की बात हमने शायद कर ली है बिगनर में या इंट्रोडक्शन में कहीं पे। तो अभी यहाँ एक और फ्रेजल वर्ब है जो आप यूज करेंगे, जिसे कहते हैं पुट आउट, ठीक है। ये एक ऐसा फ्रेजल वर्ब है जो शायद बहुत कम आता है नजरों में, बट व्हाट इफ आ जाए, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। सो इट टुक ऑलमोस्ट 6 hours, 6 घंटे लग गए फायर को, आग को बुझाने के लिए। कितना भाई? पुट आउट करने के लिए, ठीक है। अभी पुट आउट का मीनिंग क्या है? टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम बर्निंग और शाइनिंग। क्लियर? तो पुट ऑफ ज्यादा चांसेस है आ जाता है, पुट ऑफ द फायर, या इस तरीके से जैसे स्विच ऑफ वगैरह वाला होता है। बट एक और चीज है पुट आउट। पुट आउट यानी आप एक्सटिंग्विश कर रहे हो, आप यू स्टॉप समथिंग फ्रॉम बर्निंग और शाइन।
इजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। He blank his uniform and went out to work. अभी ये भी आसान क्वेश्चन है बिकॉज आपने सुना होगा ये फ्रेजल वर्ब. So he put in his uniform, he put so, he put tall, he put on. जब आप कोई भी ज्वेलरी पीस या कोई भी एसेसरी या कोई भी कपड़े वगैरह जब आप अपनी बॉडी पे पहनते हो, कोई भी चीज़, मे बी द क्लोथ्स, मे बी द ज्वेलरीज, एनीथिंग, तो आप उस चीज़ को पुट ऑन करो. अभी यही पुट ऑन को आप ध्यान में रख सकते हो. कई बार सुनते हैं ना दैट ओ माय गॉड यू हैव रियली पुट ऑन सो मच ऑफ वेट. पुट ऑन मतलब भैया बहुत ज़्यादा वेट हो गया तुम्हारा, अभी वेट पहन लिया है, ऐसा मीनिंग निकल रहा है, बट वही मीनिंग होता है लाइक बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया, तो पुट ऑन. ओके, अभी इधर भी पुट ऑन का यही मतलब है कि भाई ही पुट ऑन हिज यूनिफॉर्म एंड वेंट आउट टू वर्क, यानी उसने यूनिफॉर्म पहनी और काम पे गया. ठीक है, तो पुट ऑन का मीनिंग है प्लेस अ गारमेंट, पीस ऑफ ज्वेलरी एक्सेट्रा ऑन पार्ट ऑफ वंस बॉडी. तो खुद की बॉडी पे जहाँ लाइक सपोज अगर ज्वेलरी है तो वो जो पार्ट ऑफ बॉडी वो नेक है आपने पहना, गारमेंट है आपकी पूरी बॉडी है, तो दैट इज समथिंग इसको पुट ऑन कहते हैं. तो उसने यूनिफॉर्म पहनी और काम पे चला गया. अच्छा था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 20th यानी नेक्स्ट 10 सेट, जो नेक्स्ट सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस थे वो खत्म हो रहे हैं. ठीक है, फिर हमारे पास सिर्फ 10 क्वेश्चंस बचेंगे. 38 रूल्स हमें सॉल्व करना. आई कैन नॉट ब्लैंक सच लाउड म्यूजिक इन द पार्टीज, जो कि है आई कांट या आई कैन नॉट. पुट इन विथ, पुट अप विथ, पुट बाय विथ, पुट सो विथ, यानी विथ तो है बट वो पुट इन है, पुट अप है, पुट बाय है या पुट सो है. अभी पढ़ते से कुछ समझ आ रहा है क्या? नहीं. बट यहाँ ये बोलना चाह रहे हैं कि भैया पार्टीज में ना इतना ज्यादा जो लाउड म्यूजिक होता है वो मुझसे सहन नहीं होता, तो आई कैन नॉट पुट अप विथ. ठीक है, ये वैसे भी अलग ही समझ आ रहा है. पुट इन, पुट बाय, पुट सो का तो कुछ भी मीनिंग नहीं मिल रहा, सो यू कैन गो विथ पुट अप विथ. ठीक है, अब पुट अप विथ का मतलब क्या होता है? इफ यू पुट अप विथ समथिंग यू टॉलरेट और एक्सेप्ट इट इवन दो यू फाइंड इट अनप्लेजेंट और अनसैटिस्फैक्ट्री. या तो किसी चीज को आप बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हो, यू डोंट फाइंड इट प्लेजेंट और यू डोंट फाइंड इट सैटिस्फैक्ट्री, बट वही है आपको बेयर करना पड़ रहा है ना. तो वही चीज बोल रहे हैं कि अगर आप कोई चीज टॉलरेट करते हो, मे बी वो भले आपको अच्छी नहीं लग रही हो फिर भी, तो उसको कह रहे होते हैं पुट अप विथ. बट बिकॉज क्वेश्चन में पहले ही एक नेगेटिव प्लेस कर दिया है जो कि है कैन नॉट, तो यहाँ पे मतलब है कि मैं टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ, मैं एक्सेप्ट नहीं आएगा इधर पे, टॉलरेट ही आएगा. यहाँ बेयर नहीं कर सकता हूँ इतना ज्यादा लाउड म्यूजिक पार्टीज में. सो यू कैन गो विथ पुट अप विथ. इजी. ओके, नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन जो कह रहा है वी विल ब्लैंक फॉर द पार्टी एट 6 PM sharp. अब ये भी बहुत ही कूल सा और बहुत ही डिफरेंट सा फ्रेजल वर्ब है. इट कैन बी वी विल सेट इन, सेट ऑफ, सेट आउट, सेट टू. अभी जब आप किसी चीज के लिए स्टार्ट लाइक कोई जर्नी स्टार्ट करने वाले हो या कहीं यू नो जाने के लिए निकलने वाले हो, तो उसके लिए एक फ्रेजल वर्ब होता है. तो वही चीज बोल रही है कि अब हम पार्टी के लिए नो कब निकलेंगे, हम 6 बजे शार्प, 6 बजे शाम को निकल जाएंगे पार्टी के लिए. सो वी विल सेट आउट फॉर द पार्टी एट 6 PM शार्प. ठीक है, सेट आउट. अब सेट आउट का मतलब क्या होता है? मतलब बाहर निकलेंगे, ऐसे करके याद रख सकते हो. टू लीव अ प्लेस एंड बिगिन अ जर्नी. किसी एक जगह को छोड़कर आप एक जर्नी बिगिन करो, या फिर आप कोई इवेंट छोड़कर आप कोई पार्टी बिगिन करोगे, अपना घर छोड़ के जाओगे कहीं पार्टी करने, तो दैट इज व्हाट इज सेट आउट. ठीक है, तो हम अपने घर से पार्टी के लिए 6 बजे निकल जाएंगे, दैट इज सेट आउट एज द फ्रेजल वर्ब. इजी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डिड ही ब्लैंक लेट फॉर द स्कूल. अब ये भी बहुत अच्छा सा फ्रेजल वर्ब है, जिनमें से आई थिंक कुछ लोगों ने सुना होगा इसको, नहीं तो बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है. व्हाई डिड ही टर्न इन लेट फॉर द स्कूल, व्हाई डिड ही टर्न टू, व्हाई डिड ही टर्न एज, व्हाई डिड ही टर्न अप. यानी कि वो स्कूल में या स्कूल के लिए लेट क्यों हो गया था या स्कूल में लेट क्यों आया था, ऐसा कुछ पूछना चाह रहे हैं. सो व्हाई डिड ही टर्न अप लेट फॉर द स्कूल. अब टर्न अप का मतलब क्या होता है? टू अराइव ऑफन अनएक्सपेक्टेडली or after you have been waiting for a long time. यानी कि आप जो है जैसे स्कूल की बात करें यहाँ पर कि भैया वो लेट क्यों आया स्कूल का, यानी कि वो स्कूल में अराइव जो है वो लेट क्यों हुआ, ऐसा बोलना चाह रहे हैं. और ज्यादातर अराइव होना लाइक अनएक्सपेक्टेडली, या फिर आप जो है वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से, उसके बाद कोई आ रहा है, दैट इज व्हाट इज टर्न अप. क्लियर. सो अराइव करने का आप मीनिंग ध्यान में रख सकते हो. नेक्स्ट बात करते हैं 23rd क्वेश्चन की, विच सेज बैड हैबिट्स विल ब्लैंक यू व्हेन यू विल ग्रो होल्डर. यानी कि जैसे जैसे बड़े होते जाओगे जो बुरी आदतें हैं वो क्या, विल टेल ऑन यू, विल टेल टू यू, विल टेल सो यू, विल टेल टू, TOOLU. नाउ यहाँ पर एक अकेला नहीं एक और फ्रेजल वर्ब है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है. मतलब समथिंग जो आप पढ़ के समझ नहीं पाओगे इसका मीनिंग अच्छा ऐसा कुछ है, विच इज ऑप्शन नंबर ए, टेल ऑन. सो बैड हैबिट्स विल टेल ऑन यू व्हेन यू विल ग्रो ओल्डर. टेल ऑन यू का मतलब होता है या टेल ऑन का मतलब होता है कि उसका जो बुरा इम्पैक्ट है, इफेक्ट है, वो दिखेगा. ठीक है. सो टेल ऑन का मीनिंग है टू हैव अ मार्क्ड यूजुअली एडवर्स इफेक्ट ऑन.
यानी बहुत बुरा इफेक्ट, बहुत बुरा रिजल्ट होना, किसी चीज़ का इफेक्ट होना, असर होना, उसे टेल ऑन कहते हैं। सो गलत आदतें जो हैं उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा तुम्हारी लाइफ पे जैसे ही तुम बड़े हो जाओगे तब। और डेफिनेटली यही होता है, स्टार्टिंग में बड़ी जो बुरी आदतें हैं वो तब नहीं लगता है कि उसका कुछ बड़ा या कुछ गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है बॉडी पे, बट जब हमारी उम्र हो जाती है, जैसे जैसे ग्रो करते हो आप, डेफिनेटली बॉडी की इम्यूनिटी गिरती है, आपकी बॉडी इतना नहीं विथस्टैंड कर सकती है और फिर वो बुरी आदतों के गलत गलत इम्पैक्ट दिखते हैं बॉडी पे। दैट इज व्हाट इज टेल ऑन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। It's impossible to blank without my mother. So it's impossible to get to, get upon, get out, get by. अभी इधर पे क्या लिखा है कि इट इज इम्पॉसिबल टू वॉट एवर विदाउट माई मदर। सो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है गेट बाय। आप बोल सकते गेट आउट, बट गेट आउट बहुत अजीब है, लाइक दिस इज नॉट काइंड ऑफ अ फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब है गेट बाय जो यहाँ पर हमको चाहिए, ठीक है। यहाँ गेट आउट नहीं यूज करना है आपको कि इट इज इम्पॉसिबल टू गेट आउट विथ माई मदर, मतलब मैं विदाउट माई मदर, मम्मी के बिना जो है बाहर निकल जाना। टू गो आउट होता तो फिर भी बेटर होता है ना, सो ऐसे नहीं बोलते हैं गेट आउट। सो आंसर हो जाता है गेट बाय, जिसका मीनिंग क्या है? टू बी एबल टू लिव और डील विद अ सिचुएशन विथ डिफिकल्टी, यानी कोई भी सिचुएशन के साथ डील करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है बिना मेरी मॉम के, यानी बिना मेरी मॉम के सपोर्ट के, ठीक है। सो गेट बाय मीन्स टू बी एबल टू लिव और डील विद अ सिचुएशन विथ डिफिकल्टी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ही वॉज ब्लैंक प्रमोशन, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। He was angling, so he was angling for, he was angling to, he was angling in। अब angling क्या होगा? Angle का ing फॉर्म, करेक्ट। सो angle और जो भी आगे लिखना होगा वो इज अ फ्रेजल वर्ब। सो he was ट्राइंग टू डू समथिंग, या कुछ ऐसा चल रहा था कि उसको प्रमोशन चाहिए उसलिए, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? हम कहते हैं एंगल फॉर, बट यहाँ क्योंकि हमें आईएनजी फॉर्म चाहिए तो ही वाज एंगलिंग फॉर, ठीक है। अभी एंगल फॉर का मतलब होता है टू ट्राई टू मेक समवन गिव यू समथिंग विदाउट आस्किंग फॉर इट डायरेक्टली, यानी आप सीधे सीधे कुछ मांग नहीं रहे हो, बट आप कुछ ऐसा कर रहे हो या इनडायरेक्टली कुछ ऐसा मांग रहे हो जिससे आपको वो चीज मिल जाए, बट आप डायरेक्ट नहीं मांगेंगे। तो जो पर्सन है वो कुछ ऐसा कर रहा था इनडायरेक्टली जिससे उसको प्रमोशन मिल जाए। सो ही वाज एंगलिंग फॉर, या फिर एंगल फॉर का मीनिंग ये होता है। क्लियर? एंगल फॉर स्पेस होगा। क्लियर? ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। If each one of you blank, we can get a large pizza of the most expensive restaurant. Okay. अगर हम में से हर एक whatever, हमें एक बड़ा सा पिज्जा हम ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, वो भी सबसे एक्सपेंसिव, सबसे महंगे रेस्टोरेंट का। सो चिप एट, चिप टू, चिप इन, चिप एस। इफ ईच वन ऑफ यू ब्लैंक, तो यहाँ पे चिप का मतलब होता है कॉन्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, अपना एक हिस्सा देना। सो यहाँ हम बोल रहे हैं इफ यू चिप इन वी कैन गेट अ लार्ज पिज्जा ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट। अभी चिप इन का एक और मीनिंग होता है कि इंटरफेयर करना, ठीक है, उसकी बात करेंगे, बट अभी इधर पे चिप इन का मतलब क्या है? अपना अपना हिस्सा देना, कॉन्ट्री करना, ठीक है। सो अगर हम हर एक इंसान अपना अपना थोड़ा थोड़ा पैसे का कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा तो हम एक बड़ा सा पिज्जा, वो भी महंगे से महंगे रेस्टोरेंट का, खरीद सकते हैं। सो चिप इन मीन्स व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल चिप इन, each person gives some money so that they can pay for something together, यानी कंट्रीब्यूट करके एक कोई चीज खरीदना या एक साथ थोड़े थोड़े पैसे देना ताकि वो एक चीज खरीद सके, उसको कहते हैं चिप इन करना। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डू नॉट ब्लैंक द आर्ग्यूमेंट विद द पॉइंट ऑफ हिज ओन। Do not cut to, do not cut into, do not cut up, do not cut so. Now this is also interesting. Do not blank the argument with the point of his own, यानी कि आर्ग्यूमेंट में खुद का ऐसे इंटरफेयर करना जरूरी नहीं है अपने पॉइंट के साथ जब आपको बोला ही नहीं है ना। सो यहाँ पे यूज करते हैं हम डू नॉट कट इनटू द आर्ग्यूमेंट विद द पॉइंट ऑफ हिज ओन, यानी कि यहाँ पर टू इंटरप्ट एन एक्टिविटी और प्रोसेस को कट इनटू कहते हैं। जैसे मैंने अभी चिप इन का बोला, इंटरफेयर करने का भी एक मीनिंग होता है, बट यहाँ एक और है कट इनटू, विच मीन्स किसी एक्टिविटी या किसी भी चीज को आप इंटरप्ट करो या खुद ब खुद आके बीच में इंटरफेयर करो, बुलाया भी नहीं, किसी ने पूछा भी नहीं कुछ भी, और दैट इज व्हाट इज कट इनटू। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट है 28th क्वेश्चन। When I get irritated with someone on the phone, I simply blank। अभी यहाँ पे एक हिंट है जो कि है फोन की, ठीक है। तो अगर आप अभी एक चीज ट्राई कर सकते हो, अगर आप कोई फोन, किसी को फोन लगाते हो तो कई लोगों के फोन में ऊपर एक ऑप्शन आता है जिसे कहते हैं हैंग अप। अगर आप हैंग अप पे क्लिक करते हो तो फोन कट हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है,
ठीक है, तो फोन कट करने को हैंग अप भी कहते हैं, विच इज अ नाइस वर्ड, लाइक लेट्स हैंग अप नाउ, यानी कि आई विल हैंग अप नाउ। जब फोन पे बात करो तब, तो तब उसका मतलब होता है कि मैं फोन कट कर रहा हूं या कर रही हूं। सो व्हेन आई गेट इरिटेटेड विद समवन ऑन द फोन, जब फोन पे बात करते करते मैं इरिटेट हो जाता हूं या हो जाती हूं, तो मैं सिंपली क्या करती हूं, फोन कट कर देती हूं, यानी हैंग अप। ठीक है, सो हैंग डाउन, हैंग अप, हैंग एट, हैंग सो, आंसर क्या है पहले बता दिया था, हैंग अप। इसका मतलब क्या होता है, इफ यू हैंग अप और हैंग अप ऑन द फोन यू एंड अ फोन कॉल, यानी आप या तो खुद हैंग अप कर रहे हो या फिर यू हैंग अप द फोन, इसका मतलब आप फोन काट रहे हो। अच्छा था ना, डिस्कनेक्ट कर रहे हो या फोन काट रहे हो, कितना अजीब लगता है, तो यू कैन यूज हैंग अप। क्लियर, ऑलराइट। चलिए अब आते हैं लास्ट सेकंड क्वेश्चन पे। 29 सेज आई ब्लैंक एन ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम कॉलेज द अदर डे। पहली चीज, ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है। ओके, आपको अगर याद हो तो मैंने थोड़ा एक दो पता नहीं कौन से क्वेश्चन हम कर रहे थे अभी सॉल्व इंटरमीडिएट में, जब मैंने आपको बोला कि कई बार ऐसा होता तो नहीं है, बट क्या पता एग्जामिनर को लगे कि भैया एक ट्विस्ट लाते हैं, तो वो टेंस पे बेस्ड या वर्ब फॉर्म पे बेस्ड फ्रेजल वर्ब को चेंज करके दे सकते हैं, और वो यहाँ पर अब आपको दिखेगा वो क्वेश्चन। ठीक है, सो आई ब्लैंक एन ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम कॉलेज द अदर डे। अब देखो सब रन के दिए हुए हैं और इनटू ही है, यानी कि ओरिजिनल वो रन इनटू होगा, क्यों, क्योंकि रन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। अभी इधर क्या बोल रहे हैं, द अदर डे, यानी कि जो पिछला दिन था, है ना, अभी ये चीज पास्ट में हो गई है। क्लियर। दूसरी बात, अब आपके पास दो चीजें, या तो आपको बोल रहे होंगे कि पास्ट में आप आईएनजी फॉर्म यूज कर लीजिए, या पास्ट में आप क्या यूज करते हैं, आप यूज करते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखो आई के बाद कुछ भी ऐसा हेल्पिंग वर्ब दिया है क्या, हेल्पिंग वर्ब यानी वॉज वर्ब नहीं दिया, इसका मतलब आईएनजी की भी कोई बात ही नहीं बनती, क्योंकि आईएनजी अकेले यूज नहीं करते हो, हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है। अब बचता क्या है, सेकंड फॉर्म, यानी रन का रैन हो जाना चाहिए। तो देखो रैन कहाँ दिया है, सीधे ऑप्शन डी में, उसी को टिक कर दो। आई रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम द कॉलेज द अदर डे, यानी कि एकदम से आप अनएक्सपेक्टेडली अगर किसी से मिल जाते हो ना, टकरा जाते हो, किसी से मिलते हो, उसे रन इनटू या इधर पास्ट में रैन इनटू कह दोगे। ठीक है, अभी रैन इनटू का मीनिंग क्या है, लेट्स रीड दैट। इफ यू रन इनटू समवन, ऑब्वियसली हम ओरिजिनल का पढ़ेंगे, सो इफ यू रन इनटू समवन यू मीट देम अनएक्सपेक्टेडली, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था और एकदम से आप किसी ऐसे इंसान से मिल लेते हो, ऑब्वियसली जो आपके दिमाग में भी नहीं था कि इनसे मुलाकात होगी, बट यू मीट समबडी, ठीक है, तो उसे कहते हैं यू रैन इनटू दैट पर्सन। इजी, ओके। चलिए अब आ जाते हैं लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन पे। शी ब्लैंक टू लेट द एम्बुलेंस पास, शी पुल्ड इन, she pulled to, she pulled dash, she pulled upon। अच्छा, उसने कुछ तो ऐसा किया जिससे एम्बुलेंस जो है वो निकल जाए। ऑब्वियसली यहाँ गाड़ी की बात कर रहे हैं कि उसने अपनी गाड़ी को रोक दिया ताकि पहले एम्बुलेंस निकल जाए। ऑब्वियसली वो इमरजेंसी होगी तभी एम्बुलेंस जो है वो सायरन बजता रहता है, तो आपको हमेशा वे या रास्ता दे देना चाहिए एम्बुलेंस को, बिकॉज किसी की जो है लाइफ और डेथ का पूरा अंदर गेम चल रहा होता है ना, तो वो चीज़ हमारे हाथ में होती है उस वक्त के लिए, तो कुछ सेकंड्स से हम लेट हो जाएंगे चल जाएगा, बट उस पर्सन को कुछ सेकंड से लेट नहीं करना चाहिए। तो ये एक अच्छी चीज़ है, अगर कभी कोई एम्बुलेंस पास हो रही है, सायरन बज रहा है, इसका मतलब कोई है पर्टिकुलर पर्सन जो बहुत परेशान है, एम्बुलेंस में इमरजेंसी है, तो आपको हमेशा रास्ता दे देना चाहिए ताकि वो पहले निकल जाए। क्लियर, ओके। तो यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब है वो होता है पुल इन, और क्योंकि यहाँ पास्ट की बात कर रहे हैं तो बोलेंगे पुल्ड इन। ठीक है, अभी पुल इन का मतलब क्या होता है, व्हेन अ व्हीकल और ड्राइवर पुल्स इन समवेयर द व्हीकल स्टॉप्स देयर, यानी अगर किसी गाड़ी को आप पुल इन कर रहे हो, इसका मतलब आप गाड़ी वहां रोक रहे हो। इंटरेस्टिंग, अभी पुल इन पढ़ेंगे तो कुछ और मीनिंग आएगा दिमाग में, और एक्चुअली मीनिंग देखो कितना डिफरेंट है। सो दिस इज हाउ फ्रेजल वर्ब्स बहुत कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, बट दे आर वेरी इंटरेस्टिंग अगर आप उनको अच्छे से पढ़ते हो तो। सो आई होप 30 डिफरेंट फ्रेजल वर्ब्स पढ़कर आज आपको एक नया लेवल का क्वेश्चंस दिखे होंगे ऑफ फ्रेजल वर्ब्स, एंड नाउ यू नो कि एग्जैक्टली क्या होते हैं फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम द वीडियो ऑफ इंट्रोडक्शन। ऑल्सो यू नो कि बेसिक से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, वो हो गया बिगनर लेवल, एंड नाउ आपका लेवल थोड़ा बढ़ गया है बाय सॉल्विंग इंटरमीडिएट, बिकॉज यहाँ पे बहुत आसपास कंफ्यूजिंग टाइप के फ्रेजल वर्ब्स थे। बट आई होप ये 30 क्वेश्चंस वर मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड कि हाँ फ्रेजल वर्ब्स पे भी प्रैक्टिस की जरूरत है, अदरवाइज यू माइट गेट कंफ्यूज व्हेन दे ऑल विल कम ऑल टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शंस। So we are done with the discussion of today's questions, but yeah, in the very beginning of the video I promised that I'm gonna tell you about कि आप वेबसाइट कैसे विजिट कर सकते हो, इजीली वीडियोस कैसे एक्सेस कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखिए दो तरीके होते हैं, एक तो आप सीधे गूगल पे जाके टाइप कर लीजिए magnetbrains.com और वेबसाइट ओपन कीजिए। अदरवाइज ये भी टाइम क्यों वेस्ट करना, आप क्या कर सकते हो ना, अभी जो वीडियो देख रहे हो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, बिल्कुल नीचे आप ऐसे ऊपर स्क्रॉल कीजिए, नीचे की तरफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑप्शन दिखेगा शो मोर, क्लिक करोगे तो पूरी लिंक्स की यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ जाएगी।
अब यहाँ आपको एक वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो, और जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप सीधे सीधे पहुंच जाओगे वेबसाइट तक। तो आपको टाइप करने की भी जरूरत नहीं है, आपने क्लिक किया और आपके सामने वेबसाइट का ये पेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब इस पेज पे ध्यान से देखो, आपके पास सर्च बार का ऑप्शन होता है, आप सीधे टाइप भी कर सकते हैं, बट यस जैसे मैंने बोला वेबसाइट बेस्ट ऑप्शन है। क्यों? देखो सब कुछ एक प्रॉपर ऑर्डर में ऑलरेडी आपके लिए अरेंज्ड होता है, आपको सिर्फ क्लिक करना होता है और वीडियो सब आपके सामने उसी सब्जेक्ट उसी टॉपिक से रिलेटेड आ जाएंगे। तो जैसे आप अगर सीबीएसई इंग्लिश मीडियम को बिलोंग करते हैं, आप किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के कोई भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, क्लिक ऑन दिस, क्लासेस आएंगी, सिलेक्ट द क्लास, सिलेक्ट दी सब्जेक्ट एंड आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, क्लिक करो टॉपिक पे एंड यू विल गेट द वीडियो। इतना आसान हो जाता है। सिमिलरली एनटीएससी की प्रिपरेशन करनी है, ओलंपियाड की प्रिपरेशन करनी है, क्लिक करो, आपके सामने सब्जेक्ट्स आएंगे, क्लिक ऑन इट टू गेट द वीडियोस। सिमिलरली अगर आप किसी स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को जानते हो, या कोई फ्रेंड है या कोई सिबलिंग है जिसको वीडियोस हिंदी में पढ़ने थे और इसीलिए परेशान हो रहा था, डोंट वरी, वो भी ऑप्शन है आपके पास, आप क्लिक कर सकते हैं, आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स या विषय आ जाएंगे जिन्हें आप हिंदी में देख सकते हो, ताकि आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें आप अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रख सको। क्लियर? अब सपोज आपने डिसाइड करा है मुझे ओलंपियाड ही पढ़ना है, क्लिक कर दो, जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ओलंपियाड से रिलेटेड सब्जेक्ट्स आएंगे। अब उस पर क्लिक करो जिस भी ओलंपियाड सब्जेक्ट को आपको प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जांपल यू वांट टू गो थ्रू 9th IEO, ठीक है, आपने क्लिक किया और आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, जैसे आप बाकी में भी यही सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे, यू क्लिक ऑन इट एंड यू विल गेट उससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उन जो भी टॉपिक्स हैं या जो भी हमको कवर करना है उसकी लिस्ट। नाउ क्लिक ऑन एनी वन टू गेट द वीडियो। सपोज यू क्लिक ऑन सिलेबस ओवरव्यू, यू विल गेट द वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू। इतना आसान हो जाता है। सो दिस इज हाउ you will get the respective videos in just few clicks, और इसीलिए वेबसाइट विजिट करना बेस्ट ऑप्शन है। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आप किसी और की भी हेल्प कर सकते हो कि दे शुड ऑल्सो गेट टू नो कि इस तरीके से पढ़ाया जाता है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, डेफिनेटली उनसे वेबसाइट के बारे में शेयर कर दो ताकि वो खुद एक्सप्लोर करने कि इस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ईजी? ओके, चलिए। Now there is also one more important thing, और वो क्या है, about the schedule or the timetable of Olympiads. So we all know कि भाई मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे हमें रेडी रहना है कि ठीक सुबह 10 बजे आपको मिल जाएंगे इंग्लिश ओलंपियाड के वीडियोस, ठीक 1 बजे ऑन द सेम डेज यू गेट मैथमेटिक्स ओलंपियाड्स वीडियोस, ठीक 4 बजे आपको मिलेगा साइंस ओलंपियाड के वीडियोस, एंड ठीक 7 बजे आप जीके को प्रिपेयर कर सकते हैं बाय वाचिंग द जीके ओलंपियाड वीडियोस, ठीक इन दिनों पे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। सो सेट योर रिमाइंडर्स सो दैट यू डोंट मिस आउट एनी वीडियो। क्लियर? ऑलराइट। सो इस तरीके से वी हैव कम टू एन एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन, दैट इज दी MCQs और 30 MCQs ऑन द टॉपिक फ्रेजल वर्ब्स, जो कि थे टोटली इंटरमीडिएट लेवल के। आई होप यू अंडरस्टूड ईच वन ऑफ द क्वेश्चन, आई होप यू हैव नो डाउट लेफ्ट इन योर माइंड एंड यू आर रेडी टू फाइट विद द क्वेश्चंस जो अचीवर सेक्शन में आपका वेट कर रहे हैं, दैट यू विल गेट in the next video. So with this we have come to an end of today's discussion, and if you feel that this was very beneficial for you, please consider giving a big fat thumbs up to the video, share the video and share about the channel with as many people as you can, and yes, channel को subscribe करना नहीं भूलना है if you don't want to miss out any updates. So with this, do not forget to like, share and subscribe, and yes, we have come to an end of this particular video, but in the next one we are going to meet you very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.